हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 35 एमसीक्यूज़। और ऐसी ही सीरीज़ चलती रहेगी जिसमें हम टॉपिक वाइज आपके साथ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर मैथमेटिकल एवरेजेस? इनमें से कौन से मैथमेटिकल एवरेज हैं? तो मीडियन दिया है, अर्थमेटिक मीन दिया है, ज्योमेट्रिक मीन दिया है और हार्मोनिक मीन दिया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका, सॉरी इसमें एक मिस्टेक है थोड़ी सी क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था कि विच ऑफ दीज आर नॉट अर्थमेटिकल एवरेज? इनमें से कौन सा अर्थमेटिकल एवरेज नहीं है? तो इसमें जो आपका मीडियन है वो अर्थमेटिक एवरेज नहीं है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन जो है वो भी आपका मैथमेटिकल एवरेज होता है, ज्योमेट्रिक मीन भी आपका मैथमेटिकल एवरेज होता है और हार्मोनिक मीन भी आपका मैथमेटिकल एवरेज होता है। लेकिन मीडियन जो है वो कैसा होता है? ये पोजिशनल एवरेज होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है कि जो मीडियन होता है और मोड होता है ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों पोजिशनल एवरेज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ ऑल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? जितने भी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा यूज़ वही होगा ना जो कहीं ना कहीं दूसरों से बेटर होगा। तो दूसरों से सबसे ज़्यादा बेटर जो है वो अर्थमेटिक मीन है और अर्थमेटिक मीन ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वहाँ पर भी मीन का यूज़ होता है। एमडी को हम मीन से कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो कार्ल पियर्सन में भी मीन का यूज़ होता है। तो अर्थमेटिक मीन जो है वो बहुत आगे यूज़ होता है, फर्दर कैलकुलेशंस में भी यूज़ होता है। तो इस वजह से अर्थमेटिक मीन इसका क्या है? राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स टेकन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। आपको अभी इसको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन आपको क्या निकालना है। आपको इसमें बताना है कि जब हम डेविएशन लेंगे इंडिविजुअल आइटम्स का जो डेविएशन लेना है वो किससे लेना है? वो अर्थमेटिक मीन से लेना है। तो जब हम डेविएशन अर्थमेटिक मीन से लेंगे तो वो क्या निकलेगा? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ आपको x दिया हुआ है, x दिया है 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे? डेविएशन निकालेंगे। और ये डेविएशन जो है वो आप कैसे निकालेंगे? ये डेविएशन आप निकालेंगे x में से माइनस करके अर्थमेटिक मीन को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो डेविएशंस हैं जब वो आप अर्थमेटिक मीन से लोगे तो इसका आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 + 4 10, 10 + 10 20, 30 आ जाएगा। 30 अपॉन जितने नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5, तो आपका जो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा वो क्या आएगा? 6 आएगा। फिर हम क्या करेंगे? अब हम d निकाल लेंगे। तो d निकालते हैं x माइनस मीन, तो 2 - 6 करेंगे तो आ जाएगा -4, 4 - 6 करेंगे तो आएगा -2, 6 - 6 करेंगे तो आएगा 0, 8 - 6 करेंगे तो आएगा 2 और 10 - 6 करेंगे तो आएगा 4। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब आप इस डेविएशन का सम कर रहे हो, ये जो डेविएशंस को जब आप जोड़ रहे हो, और ये डेविएशन आपने कैसे निकाला है? ये डेविएशन आपने मीन की मदद से निकाला है। तो जब आप डेविएशन का सम करोगे, वो डेविएशन आपने कहाँ से निकाला हो? अर्थमेटिक मीन से निकाला हो, तो उसका सम क्या आएगा? 0 आएगा। आप कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा -6 और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 6, तो +6 - 6 = 0। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 0, क्योंकि सम ऑफ डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन? पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में थोड़ी सी। देखिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन का मतलब है कि जैसे अगर आपने किसी से पूछा कि मतलब तुम्हारे जो ग्रुप है उसमें कौन कौन है, ठीक है, तुम्हारे ग्रुप में कौन कौन है, या कितने तुम वर्कर्स को कितनी वेजेस देते हो, ठीक है, या आपने बताया कि किसी की इनकम कितनी है, आप ये बताना चाहते हो।
तो वो बोलेगा कि मुझे सबकी इनकम मत बताओ, एक एवरेज बता दो। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज वो वैल्यू होती है जो पूरी सीरीज़ को कहीं ना कहीं क्या करती है, रिप्रेजेंट करने का काम करती है। और एवरेज को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। जितने भी आपको एक्स दिए होते हैं, जितने भी आपको ऑब्जर्वेशंस दिए होते हैं, हम उनको जोड़ लेते हैं और जितने नंबर्स होते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ए एम को हम रिप्रेजेंट किसके थ्रू करते हैं, एक्स बार के थ्रू करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी क्या दी है। द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी चेंज इन द ओरिजिन ऑफ मेजरमेंट। तो बिल्कुल राइट है ये, क्योंकि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि उस पर, सॉरी ये इसका यहाँ पे मिस्टेक है, ये जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि आपका जो अर्थमेटिक मीन होता है वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ मेजरमेंट पे क्या होता है, डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट होता तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ओरिजिन से भी अफेक्टेड होता है और स्केल से भी अफेक्टेड होता है। अब ओरिजिन का क्या मतलब है, ओरिजिन का मतलब है कि आप प्लस और माइनस कर रहे हो तो आपका अर्थमेटिक मीन भी उतने से प्लस और माइनस होगा। मान लीजिए कि आपको एक सीरीज़ दी है और आप उस सीरीज़ में हर आइटम में कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट, मान लीजिए आप +2 हर ऑब्जर्वेशन में जोड़ रहे हो, तो आपका जो मीन भी होगा ना वो भी कितना बढ़ेगा, +2 से बढ़ जाएगा। इसका मतलब होता है ओरिजिन का अफेक्ट पड़ना। तो ये इंडिपेंडेंट तो नहीं होता है, ये डिपेंडेंट होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो ए वाला है, क्योंकि वैल्यू जो होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है। चलिए और ऑप्शंस देखते हैं। और ऑप्शंस क्या दिए हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज़ 0। जो अलजेब्रिक सम है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज़ 0, तो ये बिल्कुल ही प्रॉपर्टी है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट कुछ देखते हैं, सी ऑप्शन, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज़ मैक्सिमम। जो भी हम स्क्वायर कर रहे होते हैं डेविएशन का, जब हम उसे मीन से निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो मैक्सिमम निकलता है। तो ये गलत है, जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन हम लेते हैं वो मैक्सिमम नहीं होता है, वो क्या होता है, वो मिनिमम होता है। ठीक है, जब आप डेविएशंस निकाल रहे हो और उसका स्क्वायर कर रहे हो डेविएशन का, और जब आप इसे जोड़ोगे तो वो आपका क्या होगा, सबसे मिनिमम निकलेगा मीन के थ्रू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका कौन सा है, आपका ए वाला ऑप्शन भी गलत है और सी वाला भी गलत है। इसमें सही कर लीजिए, बोथ ए एंड सी ये दोनों आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड आउट द मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे अर्थमेटिक मीन के फ़ायदे के बारे में बात करने से पहले एक बेसिक सी चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है अर्थमेटिक मीन के बारे में, ताकि आपको कभी भी मेरिट्स या डीमेरिट्स वगैरह में दिक्कत ना आए। सपोज़ आपको एक वैल्यूज़ दी हैं, आगे क्वेश्चन होगा तो पहले हम उस पर चलते हैं फिर इस पे आएंगे। यस, ये रहा क्वेश्चन। आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। और अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या है, जितने भी आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हैं आप उनका क्या कर लो, सम कर लो। फिर उसके बाद आपको जितने नंबर्स दिए हैं आप उनको क्या कर लो, डिवाइड कर लो। चलिए पहले n काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको n कितना दिया है, 7 दिया है। अब हम ऐड करते हैं सिग्मा x को, सिग्मा x निकालते हैं, 15 + 17। तो 15 + 17 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 32। फिर 22 + 21 कितना हो जाएगा, 22 + 21 हो जाएगा 43। और 19 + 26 आपका हो जाएगा 45 n + 20। तो अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, 32 + 43 आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 75। और 45 + 20 आपका हो जाएगा 65। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 140।
चलिए, अब आपको पता लग गया कि आपका सिग्मा एक्स कितना आया है, 140 आया है, और आपका एन कितना था, एन आपने निकाला था 7। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 7 2 ज़ा 14 और 0, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। अब हमने यहाँ पर देखा कि जब हम अर्थमेटिक मीन निकाल रहे थे ना, तो हम हर एक वैल्यू को कंसीडर कर रहे थे। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि अगर एक भी वैल्यू नहीं दी होती, ठीक है, अगर आपको ये वैल्यू नहीं दी होती और आपको मीन भी नहीं बताया गया होता, तो आप क्या निकाल पाते, नहीं निकाल पाते। तो इसका मतलब है जब भी आपको मीन निकालना होगा, आपको सभी वैल्यूज़ के बारे में पता होना क्या है, ज़रूरी है, तभी आप मीन को कैलकुलेट कर लोगे। और अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना सिंपल है। फिर इसके बाद आपने देखा कि जब आप मीन निकाल रहे थे ना, तो आपने सब वैल्यूज़ को कंसीडर किया, इसलिए अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या होता है, वो सभी आइटम्स पर बेस्ड होता है। अब एक और बात अगर हम देखें कि ये अफेक्ट करता है या नहीं करता है एक्सट्रीम वैल्यू से, तो ये हाईली अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब अगर 20 की जगह यहाँ पर मान लीजिए होता 100, तो अगर 100 होता तो आपका मीन भी क्या हो जाता, मीन भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता। तो मीन जो होता है वो एक्सट्रीम वैल्यू से क्या होता है, हाईली अफेक्टेड होता है। एक्सट्रीम का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हो गई, या तो एकदम से मिनिमम हो गई या तो एकदम से ज़्यादा हो गई, तो मीन क्या होता है, हाईली अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको बताना है कि अर्थमेटिक मीन के मेरिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज़, तो बिल्कुल सही, क्योंकि मीन जो है वो सभी वैल्यूज़ पर क्या होता है, बेस्ड होता है। बी ऑप्शन है कि इसे कैलकुलेट करना सिंपल है, तो ये भी राइट है। अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल होता है। आप देखते हैं कि आगे इसका क्या यूज़ किया जाता है, आगे भी इसका यूज़ किया जाता है, तो ये बिल्कुल राइट है कि सुटेबल फॉर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी है, और सबसे स्टेबल एवरेज भी है। इस स्टेबल एवरेज का मतलब क्या है कि अगर आप किसी और मेथड के थ्रू भी निकाल लो, जैसे आपने देखा कि आपने पहले सिंपल मेथड से निकाला, फिर उसके बाद आपने शॉर्टकट मेथड से निकाला, तब भी आपकी जो मीन की वैल्यू है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल एवरेज भी है। तो इसका राइट ऑप्शन है ई, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब आपको बताने हैं कि अर्थमेटिक मीन के डीमेरिट्स क्या हैं। पहला ऑप्शन है हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, तो अभी आपने पीछे देखा कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन केस ऑफ अननोन वैल्यूज़, तो ये भी राइट है। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत दिक्कत आती है, मतलब कोई भी वैल्यू अगर मिसिंग है तो इसे कैलकुलेट करने में क्या आएगी, डिफ़िकल्टी आएगी। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये भी कि डिफ़िकल्टी इन केस ऑफ अननोन वैल्यूज़, जब आपको वैल्यूज़ नहीं पता है तो आपको कैलकुलेशन में क्या आती है, दिक्कत आती है। नेक्स्ट है नो यूज़ ऑफ ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड का आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हो, आप मीन को ग्राफिकली शो नहीं कर सकते हो। डी है फेलिशियस कॉन्क्लूजन्स, तो कॉन्क्लूजन्स जो आते हैं वो फेलिशियस आते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कभी कभी फेलिशियस कॉन्क्लूजन्स आते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे 2012 में एक बिज़नेस है, 2013 और 2014 में एक बिज़नेस का डाटा दिया हुआ है, 3000 4000 ये मान लीजिए सेल्स दी है। ठीक है, ये ए का बिज़नेस हो गया और ये बी का बिज़नेस हो गया। तो आप क्या देखोगे, जब आप इसका मीन निकालोगे हर केस में, तो मीन कितना आएगा, 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो 12,000 अपॉन 3, तो आपका कितना आ जाएगा, 4000। यहाँ पर भी क्या होगा, 4000 ही आएगा। तो हमें क्लियर पिक्चर तो बिल्कुल नहीं पता चल रही है, लेकिन फॉर्मेशन तो सीरीज़ का अलग अलग है ना। यहाँ पे पहले 3000 था, बाद में 5000 हुआ, यहाँ पे पहले 5000 था, बाद में 3000 हुआ। तो कभी कभी क्या होता है, फॉलेशियस कॉन्क्लूजन्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें इससे सही पिक्चर नहीं पता चल रही। चलिए, ये भी राइट ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, ई, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज कंप्यूटेड बाय कंसीडरिंग द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच वैल्यूज टू द टोटल वैल्यू।
अब वो एवरेज जो आप कैसे निकाल रहे हो, रिलेटिव इम्पोर्टेंस दे के, मतलब हर वैल्यू को रिलेटिव इम्पोर्टेंस दे रहे हो। हर एक को जब हम इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं तो उसे अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन। लेकिन जब हम रिलेटिव इम्पोर्टेंस देते हैं ना ईच वैल्यूज़ को, तो उसे कहते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन और सिंपल अर्थमेटिक मीन में यही डिफरेंस है कि सिंपल अर्थमेटिक मीन में आप सबको इक्वल वैल्यूज़ अटैच करते हो, लेकिन वेटेड में क्या होता है, आप सबको इक्वल नहीं अटैच करते हो, आप वेट देते हो और वेट के हिसाब से जिसकी जितनी इम्पोर्टेंस है आप उस हिसाब से क्या करते हो, वेट्स अटैच करते हो। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, आपने एक फैमिली बजट बनाया, तो उस फैमिली बजट में ज़रूरी नहीं है कि फूड का रोल उतना ही हो। मतलब एक फैमिली बजट बना, इसे हम अच्छे से समझते हैं। फैमिली बजट में हो सकता है कि एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो फूड में क्या हो रहा है, वो फूड में ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, फूड में उतना नहीं हो रहा। और हो सकता है कि एंटरटेनमेंट में ज़्यादा खर्चा हो रहा हो, या हो सकता है क्लोथिंग में ज़्यादा खर्चा हो रहा हो। तो हर एक की इम्पोर्टेंस क्या है, अलग अलग है। इस वजह से वेटेड एवरेज मीन का, अर्थमेटिक मीन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हर एक की इम्पोर्टेंस क्या है, इक्वल नहीं है। हो सकता है कि कोई फूड पे ज़्यादा खर्चा कर रहा हो सकता है कोई एंटरटेनमेंट में ज़्यादा खर्चा कर रहा हो सकता है कि कोई क्लोथिंग में ज़्यादा खर्चा कर रहा हो। तो इस वजह से आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन का यूज़ किया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हैं 40, और अगर 4 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हर ऑब्जर्वेशन में से, तो मीन क्या होगा। सिंपली मैंने आपको बताया कि मीन जो होता है वो प्लस माइनस से अफेक्टेड होता है, ऑरिजिन से अफेक्टेड होता है। तो अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मीन भी कैसे अफेक्ट होगा, मीन भी उस कांस्टेंट से अफेक्ट होगा, और मीन को भी हम उस ऑब्जर्वेशन से माइनस करेंगे। तो 40 माइनस 4 आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका 36 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वो वैल्यू होती है जो सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है जब हम सीरीज़ को अरेंज करते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपका जो मीडियन होता है वो क्या करता है, पूरी सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, सो दैट कि एक पार्ट में क्या होगा, एक पार्ट में वो वैल्यूज़ होंगी जो क्या होंगी, बिलो होंगी, मतलब जो छोटी होंगी, और एक पार्ट में वो वैल्यूज़ होंगी जो बड़ी होंगी। और मीन को क्या किया जाता है, सॉरी मीडियन को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मीडियन पूरी सीरीज़ को कितने इक्वल पार्ट्स में बांटता है, तो मीडियन जो है वो सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। और यहीं पे याद रखिएगा कि जो क्वार्टाइल्स होते हैं वो पूरी सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और मीडियन में जब कभी भी आप मीडियन का क्वेश्चन लगाएं तो ये बात आप गार्ड बांध लें कि सबसे पहले आपको सीरीज़ को किस में अरेंज करना होता है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बी ऑप्शन इसका राइट वन है। नेक्स्ट है आपको मीडियन वैल्यू बताना है। इसमें आपके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो आपको कन्वीनियंट लगे। चलिए हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करते हैं। 13, 15, 16, 18, 17, 18, 19, 20, देन 22, फिर 23। तो टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ये हो गए, हमने इसे अरेंज कर दिया। अब आपने देखा कि ये कितने हैं, ये हैं 9 है। तो आपका n कितना हो गया, आपका जो n है वो हो गया 9। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। तो 9+1 क्या हो जाएगा 10, 10/2th। तो 5th टर्म जो है उसे हम कंसीडर करेंगे। 5th टर्म आपका कौन सा है, 1 2 3 4 5। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 18। एक बार मैं यहाँ पर आपको फिर से समझा देती हूँ। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करो, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले डाटा को अरेंज करो।
या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। फिर इसके बाद आपको क्या करना होता है, फिर इसके बाद आपको n पता लगाना होता है कि आपका n इवन आ रहा है या फिर ऑड आ रहा है। अगर इवन आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑड आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2th आइटम। ठीक है, तो अब जब आप इसे वैल्यू पुट करोगे और फिर आपको उसमें देखना है कि कहाँ पर वो वैल्यू लाई कर रही है, वो आपकी क्या होगी, वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में। तो कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में मीडियन का फॉर्मूला होता है, ऑप्शन दिया है L1+I/f(m-c). नेक्स्ट ऑप्शन दिया है L1+I/c एंड थर्ड ऑप्शन दिया है L1+I/f। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। L1 जो होता है वो यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, L1+I/f(m-c). देखते हैं इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा। मीडियन इक्वल्स टू L1+I/f(m-c). यहाँ पर जो L1 होता है वो क्या होता है, वो लोअर लिमिट होता है ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन की जो आपने क्लास सिलेक्ट की है उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो L1 होता है। I क्या होता है, I आपका डिफरेंस होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का। F क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है मीडियन क्लास का। मीडियन क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, F। और M क्या होता है, M होता है मीडियन नंबर। ठीक है, और C क्या होता है, C होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास के पहले की जो फ्रिक्वेंसी है वो होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, CI दिया है और F दिया है और F दिया है, CF निकालेंगे। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और फ्रिक्वेंसी दी है 3, 5, 8, 3, 5। चलिए CF निकालते हैं। CF कैसे निकलेगा, पहले तो ऐसे 3 लिखा, फिर 3 में 5 जोड़ा, 8, फिर 8 में 8, 16, 16 + 5, 21। तो 21 आपका आया। अब आप इसमें मीडियन नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था ना L1+I/f(m-c), वहाँ पर ये जो m होगा ना ये आपका क्या है, मीडियन नंबर है। ठीक है, मीडियन नंबर कैसे निकलता है, n/2 करके। n कितना दिया है आपको, n आपको दिया है 20। एक और इसमें आगे एक और लिख लीजिए 40 to 50। ठीक है, 40 to 53, तो ये आपका आ जाएगा 24। तो n कितना है, n होगा 24, यहाँ पे इससे जोड़ लेंगे, इसके लास्ट के इक्वल होता है। फिर इसके बाद 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 आया आपका मीडियन नंबर। अब आप इस मीडियन नंबर के से आप क्या करेंगे, जो आपका 12th आइटम आया है वो कहाँ पर, किस CF पे लाई करेगा। चलिए उसे देखते हैं। ये जो 12 है आपका वो लाई करेगा CF में 16 में। ठीक है, 16 में लाई करेगा, तो आपकी मीडियन क्लास क्या बन गई, मीडियन क्लास बन गई 20 to 30 वाली। चलिए अब देखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से कि फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा। फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें, एक मिनट में इसे पहले इरेज कर देती हूँ। m हम लोगों ने निकाल लिया था 40 to 50, m आपका निकला था 12। ठीक है, और आपका i क्या हो जाएगा, i मीडियन क्लास आपकी क्या है 20 to 30 है। 30 - 20, i मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 10 है। ठीक है, C क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग क्लास। ये जो हमारी क्लास है ना इसके पहले की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है, 8 है। तो C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा 8 हो जाएगा। M आपको पता है, I निकाल लिया, I भी आपको पता लग गया, I कैसे आया 30 - 20 करके। L1 क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा 20। ठीक है, लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है वो क्या है, 20 है। और F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा आपका 8। ठीक है, F क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
तो अब आप फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीमेरिट ऑफ मीडियन। मीडियन का डीमेरिट क्या है? तो मीडियन का जो डीमेरिट है कि वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। तो मीडियन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है। ये क्या है? ये तो इसका मेरिट हो गया, क्योंकि जो मीडियन होता है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। जैसे कि आपने देखा, अगर आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, इसमें सॉल्व किया होगा, तो इसमें देखा आपने कि 23 जो है वो सबसे एक्सट्रीम वैल्यू है। क्या इसका कोई भी फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। या फिर अगर आपको ये दो वैल्यू ना भी पता होती तब भी आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते थे। तो मीडियन जो है वो पोजीशनल होता है और पोजीशन के बेस पे मीडियन कैलकुलेट किया जाता है। तो ये अनअफेक्टेड होता है, बिल्कुल ये मेरिट है मीडियन का। कैन बी रिप्रेजेंटेड, येस, हम इसे ओजाइव की मदद से मीडियन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मीडियन का डीमेरिट नहीं है, ये तो क्या है? इसका मेरिट है। एप्रोप्रिएट एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल, तो मीडियन का यूज़ आप जैसे ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में यूज़ कर सकते हो, जबकि मीन का यूज़ आप क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है? इसका एक डीमेरिट ही है, सॉरी डीमेरिट नहीं है। कैन बी कैलकुलेटेड इवन इनकम्प्लीट डाटा, तो मैंने अभी पीछे बताया कि अगर डाटा आपका इनकम्प्लीट नहीं है तब भी आप क्या कर सकते हो? मीडियन को निकाल सकते हो। प्रॉब्लम ऑफ अरे, तो अरे की जो प्रॉब्लम है ये हमारा क्या है? डीमेरिट है, क्योंकि मीडियन में आपको सीरीज़ को क्या करना पड़ता है? अरेंज करना पड़ता है, या तो असेंडिंग में लगाना पड़ता है या तो डिसेंडिंग में लगाना पड़ता है। तो इसको छोड़कर, ई पॉइंट को छोड़कर बाकी सब आपके मेरिट हैं। और मेरिट भी एक बार से जल्दी से रिकॉल करते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू का इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। हम इसे ग्राफिकली शो कर सकते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के लिए भी अप्रोप्रिएट है, और अगर डाटा इनकम्प्लीट है तब भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। मीन का डीमेरिट और क्या है? मीन का डीमेरिट ये भी है कि ये फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में हेल्पफुल नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ यूजफुल इन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीडियन जो होता है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बाकी मीन जो है वो आपके लिए दिक्कत देता है ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। मीडियन को हम ग्राफिकली डिटरमाइन कर सकते हैं ओजाइव्स की मदद से, अभी पीछे डिस्कस किया। डैश इज़ द वैल्यू विच ऑकर्स विद मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो मोड जो होती है वो वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा बार खुद को क्या करती है? रिपीट करती है। मोड क्या होती है? टिपिकल वैल्यू होती है जो हमें क्या बताती है? जो सबसे ज़्यादा बार खुद को रिपीट करती है या जो सबसे ज़्यादा बार पूरी सीरीज़ में आती है। तो विच ऑकर्स विद द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, और मोड जो है वो फ्रेंच वर्ड से आया है लामोड से, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है फैशन। नेक्स्ट है मोड को कैसे डिनोट किया जाता है? तो मोड को बी जेड से डिनोट किया जाता है। जेड को हम किससे डिनोट करते हैं? मोड से। एम के लिए क्या है? मीडियन। मीडियन को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से। मोड को डिनोट करते हैं जेड से। और एक्स बार जो है मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सब ऑब्जर्वेशन सेम नंबर ऑफ टाइम आएंगे तो हमारा मोड क्या होगा? मतलब कि हर ऑब्जर्वेशन इक्वली रिपीट हो रहा है। जैसे इसका एग्जांपल है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ठीक है, हर वैल्यू जो है वो इक्वली बार क्या कर रही है? रिपीट हो रही है। occurs द सेम नंबर ऑफ टाइम, तो इसका मतलब क्या है? वी कैन से दैट देयर इज़ नो मोड। तो इसका मतलब क्या है? कि कोई भी मोड नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोड। अब आपको मोड कैलकुलेट करना है। तो मोड निकालने के लिए मोड क्या होता है? मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा बार क्या होती है? रिपीट होती है। तो कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है? चलिए पहले देखते हैं 6 कितनी बार आया है? 1 2 2 बार। 7 कितनी बार आया है? 1 2 3 3 बार। 8 कितनी बार आया है? 8 आया है 1 2 3 4 टाइम्स। और 9 कितनी बार आई है? 9 जो है 9 वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। तो 9 जो है वो सबसे मैक्सिमम बार आया है 7 टाइम्स।
बाकी अगर आप देखना चाहें आगे 10 देख लीजिए, 10 जो है वो 1 और 2 2 बार आया है। 11 कितनी बार आया है, 11 एक बार आया है। तो आप ये देख सकते हैं कि 9 जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो सीरीज़ का जो मोड होगा वो क्या होगा, D9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। मोड सभी वैल्यूज़ पर बेस्ड है, तो मोड सभी वैल्यूज़ पर बेस्ड नहीं होता है। मोड सिर्फ वो वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करती है। तो सब वैल्यूज़ पर बेस्ड कैसे है, आपने कहाँ देखा, आपने क्या 11 को कंसीडर किया, 10 को कंसीडर किया, नहीं ना। मोड जो होता है वो वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। बाकी सबसे पूरी वैल्यूज़ पर बेस तो नहीं होता है। जैसे अर्थमेटिक मीन में हम हर एक वैल्यू को जोड़ रहे थे ना, वैसे मोड में नहीं होता है। मोड को हम ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम मोड को ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं, वो भी किसकी मदद से, हिस्टोग्राम की मदद से हम इसे ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं। मोड एक टिपिकल वैल्यू होता है, तो ये भी सही है कि मोड एक टिपिकल वैल्यू है। मोड का यूज़ किस में किया जाता है, बिजनेस में किया जाता है, तो यस ये बिजनेस हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, शू में हो गया, तो वहाँ पर इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो इसकी जो गलत स्टेटमेंट है वो मोड जो है वो सब वैल्यूज़ पर बेस्ड होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। मीडियन और मोड ऐसे मेजर हैं जो सभी वैल्यूज़ पर बेस्ड नहीं होते हैं। मेरिट्स ऑफ मोड आर, मोड के क्या मेरिट हैं, सिंपल टू कैलकुलेट, यस बहुत ईजी है इसे कैलकुलेट करना। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ से ये अफेक्ट नहीं करता है, ये भी राइट है। मीडियन और मोड एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं करते हैं। जैसे आपने ये वाले क्वेश्चन में देखा कि इसमें सबसे एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी है, 11, तो क्या इसने मोड को अफेक्ट करा, बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि मोड क्या निकला, 9 निकला, क्योंकि ये वही वैल्यू देखता है ना जो रिपीट हुआ है, ना कि एक्सट्रीम वैल्यू पर। तो ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड भी नहीं होता है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। कैन बी कैलकुलेटेड, येस हम इसे ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेट कर सकते हैं। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी इसका जो आपसे पूछा गया है मेरिट है, तो ये सभी क्या हैं, इसके मेरिट्स हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड कैसे होते हैं। ए डिफर, कोइंसाइड, डिफर बाय 0.5, या डी मीन माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं या फिर कोइंसाइड एट अ पॉइंट होते हैं। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक बेल शेप कर्व होता है, ठीक है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बेल शेप कर्व होता है। मेन, मीडियन, मोड तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, मीन, मीडियन और मोड का जो रिलेशनशिप है वो कैसे इंडिकेट किया जाएगा, तो वो इंडिकेट किया जाएगा मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन के थ्रू। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपको ये दो चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है, मीन माइनस मोड, ये दोनों फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन, ये दोनों फॉर्मूलाज को आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या है, ए वाला, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड दिया है और मीडियन दिया है, मीन की वैल्यू निकालनी है, तो मोड बराबर क्या होगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहाँ पर आपको मोड की वैल्यू दी है 16 और मीडियन की वैल्यू कितनी दी है 21। आपको मीन की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा 63 और ये 2x आपका इधर आ जाएगा, 2 मीन, और ये 16 आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 47। तो 2 मीन इक्वल्स टू, से यहाँ पे लिखते हैं, 2 मीन इक्वल्स टू 47, तो मीन आपका कितना आ जाएगा 47/2।
23.5 आपका क्या आ गया, मीन आ गया। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन निकालने से पहले एक बार थोड़ा सा हम अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आपका बेल शेप बनता है और इसमें एक मोड होता है, यूनिमोडल होता है, ठीक है। असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये कर्व जो होता है ये आपका बेल शेप नहीं होता है, एक पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूट होता है और एक नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूट होता है। पॉजिटिवली में क्या होता है, जो टेल होती है ना वो आपकी राइट साइड ज़्यादा जाती है, ठीक है, टेल आपकी राइट साइड ज़्यादा जाती है। और नेगेटिवली में क्या होता है, टेल आपकी लेफ्ट साइड ज़्यादा जाती है। और पॉजिटिव में क्या होता है, मीन इज़ ग्रेटर देन, इसे मैं शॉर्ट में मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन, और मीडियन किससे बड़ा होता है, मोड से बड़ा होता है। और नेगेटिवली में क्या होता है, मोड बड़ा होता है मीडियन से और मीडियन बड़ा होता है मीन से, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मोड जो होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, मीडियन जो होता है वो इसके राइट में होता है, एंड मीन इज़ टू द राइट। तो इसका मतलब सिंपल से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, पॉजिटिव सिमेट्रिकल में आपका जो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है उसमें मीन बड़ा होता है मीडियन से और मीडियन बड़ा होता है मोड से। और नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होता है, नेगेटिवली स्क्यूड में आपका मोड बड़ा होता है मीडियन से और मीडियन बड़ा होता है मीन से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है आपको 4 and 16 का। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करते हैं, जितने हमें नंबर्स दिए होते हैं उनका प्रोडक्ट करते हैं, और वही अगर मान लीजिए 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। अगर 3 वैल्यू होती है तो क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 16 × 4 क्या हो जाएगा, 64, और 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द आइटम्स इन अ सीरीज आर इक्वल। अगर सभी आइटम्स इक्वल नहीं हैं तब क्या होगा, आपका अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन आपका बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से, AGH, ठीक है। आप सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, पहले A आता है, फिर G आता है, फिर H आता है। तो अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। अगर सभी इक्वल नहीं हैं, अगर सब इक्वल हो गए तो आपका अर्थमेटिक मीन भी बराबर हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन के, और ज्योमेट्रिक मीन बराबर होगा हार्मोनिक मीन के। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप आपको बताना है। तो इन तीनों के बीच के रिलेशनशिप को देखें तो इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है G² = A × H, या फिर ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन nth रूट होता है। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है ज्योमेट्रिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन इज़ nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज़। जितनी भी आपको वैल्यूज़ दी हैं उन सब का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। A × B × C और n वैल्यूज़ तक जितना भी दिया है उसका क्या होगा, रूट निकालेंगे, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ सीरीज। चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, G² बराबर होता है अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। टू फाइंड एवरेज वेजेस। अब एवरेज वेजेस निकालनी है इंडस्ट्रियल कंसर्न में, तो कौन सा सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा, मीन होगा, मीडियन होगा, मोड होगा, या वेटेड अर्थमेटिक मीन होगा। तो देखिए जब आपको पूरे इंडस्ट्री के आपको मीन निकालना है, जब आपको पूरी इंडस्ट्री के एवरेज वेजेस निकालनी है, तो हो सकता है कि कुछ वर्कर्स को क्या मिल रहा हो, अलग अलग वेज मिल रहा हो, सबको बराबर तो नहीं मिल रहा होगा ना, हर एक के अलग अलग मजदूरी मिल रही होगी। तो ऐसे केस में आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन यूज़ होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको सारे वर्कर्स की वेजेस के बारे में पूछा है, सब वर्कर्स की वेजेस का एवरेज निकालने का पूछा है। इस वजह से हर एक की अलग अलग इम्पोर्टेंस होगी ना, तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी, वेटेड अर्थमेटिक मीन। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर किस पे बेस्ड है, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर बेस्ड है ज्योमेट्रिक मीन पे, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन किसका होता है, लस्पीरे और पास्चे का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यूज़ विच डिवाइड द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। वो वैल्यूज़ जो सीरीज़ को 4 बराबर हिस्सों में बांटती हैं वो कौन सी होती हैं? क्वार्टाइल्स होती हैं। मीडियन किसके बराबर होता है? देखिए जैसे ये सीरीज़ है, इसको 4 बराबर भाग पे बांटा, 1 2 3 4, ये इक्वल पार्ट्स हैं। ये क्या है? Q1, ये Q2 और ये Q3। तो ये जो Q2 है ना, ये क्या है? मीडियन के बराबर होता है। ये पूरी सीरीज़ को 2 पार्ट्स में बांटता है। Q1 में यहाँ पर 25% होगा, यहाँ पर 25% होगा, यहाँ पर 25% होगा, और मीडियन में क्या होगा? 50% इधर होता है, 50% आगे की तरफ होता है। तो मीडियन किसके इक्वल होता है? मीडियन बराबर होता है Q2 के। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, Q2। Q1 इज इक्वल्स टू, Q1 किसके इक्वल होता है? Q1 जो होता है वो इक्वल होता है n+1 अपॉन 4th आइटम के। 4 क्यों आएगा? क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और अगर मीडियन में निकाल रहे थे तो हम क्या निकाल रहे थे? n+1 अपॉन 2। तो Q1 किसके इक्वल होता है? n+1 अपॉन 4th आइटम के। अगर Q3 का पूछा जाए तो Q3 किसके इक्वल होता है? 3n+1 अपॉन 4th आइटम के। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन बाय डिमिनिशिंग मेथड। डिमिनिशिंग मेथड के थ्रू जो डेप्रिसिएशन निकलता है उसका जो रेट होता है बेसिकली, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या किसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं? तो उसे कैलकुलेट किया जाता है ज्योमेट्रिक मीन की मदद से। ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ आप चेंज देखना चाह रहे हैं, जैसे कि प्रॉफिट्स में कितना इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है। जब आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ किया जाता है। A distribution consists of 3 parts with total frequency 50, 60, 90 और मीन दिया है 12, 15 एंड 20। आपको कंबाइंड मीन निकालना है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? n1 x1 n2 x2 प्लस n3 x3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, मैंने आपको इसमें फॉर्मूला बता दिया है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। इसके ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ, 12, 15, 13, 16.5। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो 3 पार्ट्स में है, टोटल फ्रिक्वेंसी दी है, एन आपको दिया हुआ है 50, 60, 90 और मीन भी दिया है 12, 15 एंड 20। आपको कंबाइंड मीन निकालना है। आपके ऑप्शन है 12, 15, 13, 16.5। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस मोड का यूज़ हम ग्रुपिंग मेथड के थ्रू कब करेंगे? मोड का यूज़ ग्राफिक मेथड के थ्रू तब किया जाता है जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रिपीट हो रही होती है। मान लीजिए कि ये आपको CI दिया है और ये फ्रिक्वेंसी दी है। ठीक है, यहाँ पर 20 आपका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 2 बार आया है, तो अब मोड कन्फ्यूजन वाला तो हो ही जाएगा ना। तो जब मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आपकी रिपीट करती है तब हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू मोड को लोकेट करते हैं। जब इरेगुलरिटीज़ होती हैं, इरेगुलरिटीज़ का मतलब है कि जब सीरीज़ हैफेज़र्ड मैनर में चल रही है। हैफेज़र्ड मैनर का मतलब है कभी एकदम से बढ़ रही है, कभी एकदम से सीरीज़ कम हो रही है, तो इसे बोलते हैं इरेगुलरिटी होना। व्हेन मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, कभी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है वो या तो एकदम शुरुआत में आ गई या तो एकदम क्या हुआ, एंड में आ गई, तब भी हम क्या करते हैं? ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ द एबव। तो आज के 35 क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।